नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज सबसे पहले खबरदार की शुरुआत कल से शुरू हो रहे विमान सेवा से करते हैं। वैसे तो अब यह तय हो गया है कि सिर्फ बंगाल को छोड़कर पूरे देश में कल से ही घरेलू उड़ानें शुरू हो जाएंगी, लेकिन आज जिस तरह से कई गैर बीजेपी शासित राज्यों की ओर से विमान सेवाओं को लेकर अपने ऐतराज और चिंताएं सामने आई, उसने एक बार फिर से कोरोना से लड़ने के तरीकों पर राजनीतिक खींचतान की पुष्टि हुई। विमान सेवा शुरू करने के फैसले का ऐलान 4 दिनों पहले हुआ था, लेकिन शाम तक महाराष्ट्र, बंगाल और तमिलनाडु में विमान सेवाएं शुरू करने से लेकर सस्पेंस बना रहा। छत्तीसगढ़ ने भी नागरिक उड्डयन मंत्री को चिट्ठी लिखकर उड़ान की गाइडलाइंस निर्धारित करने को कहा था। आखिरकार राज्यों से बातचीत के बाद केंद्र ने सिर्फ बंगाल की दलील मानी कि अम्फान तूफान की वजह से उन्हें कुछ राहत मिलनी चाहिए। बहरहाल अब जब विमान सेवा शुरू होगी तो मुंबई एयरपोर्ट से सिर्फ 25 विमान आएंगे और 25 विमान जाएंगे। वहीं तमिलनाडु में कल विमान सेवाएं शुरू होंगी। बेंगलुरु से 215 विमानों की उड़ान होगी, जबकि लखनऊ से 36 विमानों का ऑपरेशन शुरू होगा। जयपुर से 20 विमानों का संचालन किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। एयरपोर्ट्स तैयार हैं। सोशल डिस्टेंसिंग वाली तैयारी भी हवाई अड्डों पर है, क्योंकि 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू हो रही हैं। लेकिन हवाई सेवा को लेकर ऐसा लग रहा है कि सारा हिंदुस्तान एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है। महाराष्ट्र, बंगाल, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु की ओर से घरेलू विमान सेवा को लेकर सवाल ही सवाल हैं। मुंबई और पुणे जैसे कोरोना से बुरी तरह प्रभावित शहरों के मद्देनजर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नागरिक उड्डयन मंत्री से फोन पर बात कर उड़ान सेवा सोमवार से ही शुरू करने को लेकर एक तरह से हाथ खड़े कर दिए। त्यामुळे नेमकं प्रवासी येणार ते कसे येणार, त्यांची खबरदारी तुम्ही काय घेणार, आम्ही काय घ्यायची, एअरपोर्ट सुरू करायचं म्हणजे एअरपोर्टला लागणारा कर्मचारी वर्ग किती लागणार, या सगळ्या गोष्टी आपल्याला करायच्या आहेत। हालांकि उद्धव से हरदीप पुरी की बातचीत के बाद ये खबर आई कि मुंबई से 25 यात्रियों वाली विमान सेवा शुरू होगी। केंद्र सरकार ने ऐलान किया था कि 25 तारीख से देश अंतर्गत विमान सेवाएं शुरू होंगी, लेकिन महाराष्ट्र को लेके स्थिति साफ नहीं हुई थी। आज हमारे मुख्य सचिव ने नागरिक उड्डयन विभाग और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से चर्चा करने के बाद ये निष्कर्ष पे आए कि 25 उड़ानें लैंड करेंगी, 25 उड़ानें टेक ऑफ करेंगी और धीरे धीरे सेवाएं बढ़ाई जाएंगी। ये जानकारी मुख्य सचिव जी ने मुझे दी है। जबकि महाराष्ट्र की ओर से नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भेजी गई ईमेल में कहा गया था कि मुंबई और पुणे दोनों रेड जोन में हैं। इन शहरों में लोकल ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी है। ऐसे में रोजाना 27,000 से ज्यादा लोगों के आने जाने का इंतजाम कैसे होगा? कोरोना के संकट के बीच अम्फान तूफान से प्रभावित बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा है, हम ऐसी आपदा झेल रहे हैं, इसलिए बेहतर होगा कि उड़ान सेवा लेकर कुछ दिन और रुके। 25 मई से उड़ान शुरू करने की बजाय 30 मई तक रुके तो हम अच्छे से संभाल पाएंगे। मुझे पता है लोग परेशान होंगे और लोग लौटते हैं तो मैं उनका स्वागत करूंगी। उन्हें क्वारंटीन सेंटर में रहने की भी जरूरत नहीं होगी। हम सुनिश्चित करेंगे कि वो घर पर रुके, लेकिन कम से कम 3 दिन दीजिए। उड़ान 28 मई से शुरू कीजिए। यह आपातकाल है। ईद और आपदा एक साथ आई है। पर्याप्त वाहन नहीं चल रहे हैं। लॉकडाउन है, ये एक समस्या है। इतने लोग कैसे अपने अपने जिलों तक जाएंगे? बंगाल 28 मई से बागडोगरा एयरपोर्ट से और 30 मई से कोलकाता एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू करने की अपील कर रहा है। घरेलू उड़ान सेवा को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी को चिट्ठी लिखी, जिसमें लिखा गया है, घरेलू उड़ान शुरू करने से संक्रमण फैलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कोविड-19 महामारी के रोकथाम और संक्रमण से बचाव की दृष्टि से नागरिक उड्डयन मंत्रालय को प्रभावी उपायों और दिशा निर्देशों के अंतर्गत ही उड़ान संचालन शुरू करना चाहिए। राज्यों को प्रत्येक उड़ान की जानकारी और यात्रियों का पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। हवाई यात्रा करने वालों को 14 दिन क्वारंटीन रहना जरूरी किया जाए। इसके अलावा तमिलनाडु ने भी 25 मई से विमान सेवा पर चुप्पी साध ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राज्य के मुख्यमंत्री पलानीसामी ने 30 मई तक हर तरह के ट्रांसपोर्ट को न चलने देने का सुझाव दिया था।
जाहिर तौर पर उड़ान सेवा अभी शुरू करने के खिलाफ उठी आवाजों को लेकर पूछा जा रहा है कि क्या फैसला लेने से पहले राज्यों को भरोसे में नहीं लिया गया। लॉकडाउन की स्थिति है, ये हम परमानेंट बेसिस पे तो रख नहीं सकते, इसलिए अब समय आ गया है कि हम इसको अभी सेक्टर को खोलेंगे और उड़ानें जो हैं इसकी सोमवार 25 तारीख से इसकी शुरुआत करेंगे। पहले सिर्फ 1/3 33% और जो हमारा अनुभव होगा उसके बाद देखेंगे। बहरहाल अब जब 25 मई से विमान उड़ेंगे तो उसे लेकर कई राज्यों की अपनी अपनी गाइडलाइन आने लगी है। दिल्ली आने वाले यात्रियों को क्वारंटीन नहीं रहना होगा, सिर्फ थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरकर यात्री बाहर जा सकेंगे। अगर किसी यात्री में कोरोना के हल्के लक्षण मिलते हैं तो वो घर पर क्वारंटीन रह सकते हैं। केवल गहरे लक्षणों वाले यात्रियों को क्वारंटीन किया जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर फिलहाल जो फ्लाइट का ऑपरेशन है वो 25 मई को सुबह 4:30 बजे से शुरू हो जाएगा और आप यहां पर साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से सीआईएसएफ के जवान यहां पर मुस्तैद हैं और जो भी यहां पर आएगा दरअसल सबसे पहले उसकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी, उसकी चेकिंग होगी और उसके बाद से ही वहां आने दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कही गई है कि जो सरकार के द्वारा तय गाइडलाइंस हैं उन गाइडलाइंस का न केवल पालन करना पड़ेगा बल्कि साफ तौर पर उन गाइडलाइंस को अमल में लाते हुए अपने सामानों पर पीएनआर नंबर के साथ साथ अपने नाम के साथ साथ कुछ डिटेल्स भी लिखनी होंगी। यूपी आने वाले यात्री हवाई अड्डे से बाहर आने से पहले reg.upcovid.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो लोग अगले कुछ दिनों तक यूपी में ही रहेंगे उन्हें 14 दिनों तक क्वारंटीन रहना होगा। 1 हफ्ते से कम वक्त के लिए यूपी आए यात्रियों को अगली यात्रा का ब्यौरा देना होगा। 25 मई से विमानों का परिचालन लखनऊ एयरपोर्ट में शुरू हो रहा है और एयरपोर्ट में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। हम इस वक्त चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के डिपार्चर टर्मिनल के बाहर मौजूद हैं। ये लखनऊ का एयरपोर्ट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए कहा गया है। टर्मिनल बिल्डिंग में प्रवेश करने वाले यात्रियों की मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी, साथ ही साथ विमान से उतरने वाले यात्रियों की टर्मिनल के अंदर ही मेडिकल स्क्रीनिंग होगी। पैसेंजर्स को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराने के लिए एयरपोर्ट के अंदर भी तैयारियां की गई है और एयरपोर्ट पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा, यानी जो भी यात्री आएंगे उनको मास्क पहनना पूरी तरह से अनिवार्य है। केरल ने भी गाइडलाइन जारी की है जिसके तहत यात्रियों को COVID-19 jagrata.kerala.nic.in पर रजिस्टर करना होगा। यात्रियों को 14 दिनों तक क्वारंटीन रहना होगा। तिरुवनंतपुरम से दूसरे जिलों तक जाने के लिए केरल परिवहन विभाग की बसें चलेंगी। तो जाहिर है कि राज्यों की अपनी अपनी तैयारियां हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उड़ानों को शुरू करने का दावा कर रहा है। जो कल से फ्लाइट शुरू हो रहे हैं पैसेंजर्स को हम ये बताना चाहेंगे कि उनका जो फ्लाइट एक्सपीरियंस है, एयरपोर्ट पे जो एक्सपीरियंस है वो पहले जो एक्सपीरियंस था उससे काफ़ी अलग होगा। यहाँ पे हर चीज़ का ख्याल रखा गया है, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, फिर वो चाहे क्यू हो, कहीं भी हो, छोटे छोटे पॉइंट्स पे हो, एयरलाइन काउंटर्स पे हो या फिर इवन बैठने के लिए भी जो जगह है वहाँ हर जगह पे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया है। जो फ्रिस्किंग होगी वो हैंड्स फ्री फ्रिस्किंग होनी है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है उसी हिसाब से होगी। लॉकडाउन 1 लागू होने के साथ ही घरेलू विमान सेवा पर रोक लगी थी, लेकिन अब घरेलू विमान सेवा के साथ साथ सरकार अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की सेवा अगस्त या सितंबर से शुरू करने की संभावना टटोलने लगी है। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल, लखनऊ से नीलांशु शुक्ला और दिल्ली से रामकिंकर सिंह के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। आगे बढ़ते हुए बात यूपी के मेडिकल महानिदेशक के उस फरमान की जो जितनी तेजी से आया उतनी ही तेजी से वापस भी हो गया। पहले डीजी के गुप्ता ने आदेश पारित किया कि कोविड अस्पतालों में मोबाइल से संक्रमण फैलेगा, लिहाजा कोरोना के मरीज को मोबाइल रखने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन सियासत गरमाई तो फजीहत से बचने के लिए इस फैसले को चंद घंटों में ही बदल दिया गया। महज 24 घंटे में ये चिट्ठी भी बदल गई, इसका मजमून भी बदल गया और इसमें लिखी गई बातें भी बदल गई। यूं समझिए कि चिट्ठी ही बदल गई। इसकी जगह नई चिट्ठी आई, लेकिन नई चिट्ठी आने और पुरानी चिट्ठी के बदल जाने के बीच सियासत के परचम लहराए गए। सियासी नहले पर सियासी दहले बरसे।
इसलिए पहले पुरानी चिट्ठी का मामला समझ लीजिए। यूपी में कोरोना के मरीजों को उनकी स्थिति के आधार पर L1, L2 और L3 यानी 3 हिस्सों में बांटा गया है। और उत्तर प्रदेश के डीजी मेडिकल और प्रशिक्षण के गुप्ता ने आदेश पारित किया कि कोरोना संक्रमित मरीज मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। आदेश में कहा गया कि कोविड KL2 और KL3 अस्पताल में मोबाइल की इजाजत नहीं होगी। सिर्फ अस्पताल के वार्ड के पास ही 2 मोबाइल होगा, जिससे मरीज अपने परिजनों से बात कर सकेंगे। आइसोलेशन वार्ड्स में मोबाइल अलाउ नहीं होगा। ये इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए होगा, क्योंकि इस संक्रमण से बचाने के लिए अगर मोबाइल को आप अंदर अलाउ करेंगे आइसोलेशन वार्ड्स में, तो उससे संक्रमण बाहर आने की बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं और ज्यादा फैलने के चांसेस रहते हैं। इसको लेकर ये एडवाइजरी जारी की गई है। तो इसलिए वहां का जो हमारा वार्ड इंचार्ज होंगे, उनके पास उनके मोबाइल जमा हो जाएंगे और उनके नंबर्स की जानकारी वो उनके परिवार के लोगों को दे देंगे, जिससे कि वो उससे बात कर सकते हैं, उनसे उनकी बात कराई जा सकती है। मेडिकल के जानकारों ने बताया कि मोबाइल से बैक्टीरिया और वायरस के बढ़ने का खतरा ज्यादा होता है, इसलिए कोविड के संक्रमितों को फोन की मनाही होगी। मोबाइल आज देखा जा रहा है कि एक संक्रमण का, इन्फेक्शन का, केवल कोविड के ही संक्रमण का नहीं, अन्य बीमारियों के वायरस, बैक्टीरिया का बहुत हाई कंसंट्रेशन उस पर पाया जाता है और उसको सैनिटाइज करना एक बड़ा दुष्कर कार्य है, क्योंकि पानी का प्रयोग करना सभी मोबाइल में या अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइजर्स हैं वो भी उसमें भीतर प्रवेश करके उसकी मशीन को ख़राब कर सकते हैं। अतः ये उनका संक्रमणहीन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो इस बात को ध्यान में रख करके दूसरा, हर मरीज जो भर्ती है कोविड-19 से, वो मोबाइल को कैसे सैनिटाइज करते हैं इसके बारे में पूर्णतया परिचित भी नहीं होता है। बताने के बाद भी उसका पूर्ण अनुपालन नहीं हो पाता है। मोबाइल फोन के बैन होने की इस खबर ने उत्तर प्रदेश की सियासत में संग्राम छेड़ दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा। अगर मोबाइल से संक्रमण फैलता है तो आइसोलेशन वार्ड के साथ पूरे देश में इसे बैन कर देना चाहिए। यही तो अकेले में मानसिक सहारा बनता है। वस्तुतः अस्पतालों की दुर्व्यवस्था व दुर्दशा का सच जनता तक न पहुंचे, इसलिए ये पाबंदी है। जरूरत मोबाइल के पाबंदी की नहीं, बल्कि सैनिटाइज करने की है। इससे उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा पे प्रश्न चिन्ह लगता है कि वहाँ ऐसा क्या हो रहा है, क्या बदहाली है कि आप छुपाना चाहते हैं। ऐसे समय पर जब हर व्यक्ति अगर आइसोलेशन वार्ड में है, वो अपने परिजनों और परिवार से संपर्क में रहना चाहते हैं, आप उसका संपर्क भी तोड़ देंगे। मानसिक रूप से तो वो ऑलरेडी कमजोर है और आप इस तरह से उसके साथ खड़े हैं। वो जेल नहीं है, वो आइसोलेशन वार्ड है, वहाँ आप उनका इलाज कर रहे हैं। अपनी जिम्मेदारी समझिए। कांग्रेस ने भी मोबाइल फोन के इस मसले पर योगी सरकार को घेरा। सरकार उसकी तो मदद कर नहीं पा रही है, उसके साथ साथ इस तरह के उनका मानसिक उत्पीड़न करने का प्रयास कर रही है। ये गलत है। तत्काल सरकार को इस ऑर्डर को वापस। योगी सरकार पर चारों तरफ से मोबाइल बैन को लेकर हमला हुआ तो बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने मोर्चा संभाला। हॉस्पिटल्स में मोबाइल फोन के माध्यम से दूसरे लोगों को ना फैले, इसकी एक चिंतन की गई थी, मगर वाकई लगा कि इससे अच्छा माहौल नहीं बनेगा, इससे कष्ट होगा लोगों को। और आप लोगों ने भी सवाल उठाया, इसको विड्रॉ कर लिया गया। यही तो लोकतंत्र होता है। आपका भी इसमें से है, लोगों ने भी इसमें ऑब्जेक्शन दिया, हमने विड्रॉ कर लिया। ये अच्छी बात है ना, हम कोई तानाशाही तो नहीं कर रहे हैं। कुल मिलाकर सियासी हंगामा बरपा और विपक्ष ने साझा हमला बोला तो आनन फानन में नया आदेश जारी किया गया कि शर्तों के साथ मरीजों को मोबाइल के इस्तेमाल की इजाजत दी जाएगी। आइसोलेशन वार्ड में जाने से पहले मरीज को बताना होगा कि उसके पास मोबाइल और चार्जर हैं। वार्ड में भर्ती होने से पहले मोबाइल और चार्जर को डिसइंफेक्ट किया जाएगा। मोबाइल और चार्जर मरीज किसी दूसरे के साथ साझा नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग प्रोटोकॉल में लगातार सुधार भी कर रहा है और अभी जो जिस तरीके से मोबाइल को लेकर एक बात आई कि जो मरीज हैं उनके पास मोबाइल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो वहाँ काफ़ी विचारोपरांत ये निर्णय लिया गया है कि मरीजों के पास में मोबाइल रहेगा, लेकिन वो जो वहाँ के व्यवस्थापक हैं उनकी जानकारी में रहेगा और वो सैनिटाइज होके रहेगा। वाकई में डीजी मेडिकल के गुप्ता जी का फैसला कमाल का था। हालांकि ज्यादा किरकिरी होने से पहले ही योगी सरकार ने डैमेज कंट्रोल करते हुए भ्रम की स्थिति को दूर कर लिया। नीलांशु शुक्ला के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।
और अब बात मजदूरों पर हो रही सियासत की कर लेते हैं। मजदूरों को लेकर महाराष्ट्र सरकार और यूपी सरकार अब आमने सामने हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर मजदूरों के इस हालत के लिए जो तस्वीरें लगातार हमारे सामने आ रही हैं, कौन है जिम्मेदार? तपती धूप में घर की ओर जाते मजदूरों के इस सफर का एक रास्ता अब सत्ता के गलियारों तक पहुंच रहा है। किसी को इन भूखों और लाचार मजदूरों में वोट बैंक नजर आ रहा है तो कोई सियासी मुद्दों की तलाश में जुटा हुआ है। मजदूरों पर हो रही राजनीति का केंद्र अब यूपी बनता जा रहा है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में राज्यसभा सांसद संजय राउत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना जर्मनी के तानाशाह हिटलर से की है। सीएम योगी के यूपी में प्रवासियों के खिलाफ दिए गए अत्याचार यहूदियों के खिलाफ हुए अत्याचारों के जैसे हैं। देश भर से आने वाले मजदूरों को उनके मूल स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं है। महाराष्ट्र सरकार का दावा है कि वो मजदूरों की घर वापसी के सारे इंतजाम कर रही है। 481 ट्रेन अलग अलग राज्यों में मजदूरों को लेकर जा चुकी हैं। 32,000 से ज्यादा राज्य सरकार की बसें जा चुकी हैं। करीब 4 लाख मजदूर रवाना किए जा चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद महाराष्ट्र के स्टेशनों पर न ही भीड़ कम होने का नाम ले रही और न ही पैदल निकलने वाले मजदूरों की संख्या कम हो रही है। उधर यूपी सरकार लगातार दावा कर रही है कि वो मजदूरों को सारी सुविधाएं दे रहे हैं। एक भूखा बच्चा ही अपनी मां को ढूंढता है। यदि महाराष्ट्र सरकार ने सौतेली मां बनकर भी सहारा दिया होता तो महाराष्ट्र को गढ़ने वाले हमारे उत्तर प्रदेश के निवासियों को प्रदेश वापस नहीं आना पड़ता। आज का जो ये माइग्रेंट लेबर की जितनी समस्या आ रही है, जो लोग आ रहे हैं, तो इनका शेल्टर होम तो हम लोग ने 12-13 लाख तक बना चुके हैं। पॉजिटिव केसेस के लिए जो L1, L2 फैसिलिटी हमारी है वो लगभग 75,000 बेड्स का हमारा तैयार हो गया है और हम प्रयास कर रहे हैं कि इसी महीने के अंत तक उसको 1 लाख बेड तक पहुंचा दें। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार पूरे देश के लिए, पूरे श्रमिकों के लिए और जितने भी जरूरतमंद हैं उनके लिए हर संभव प्रयास कर रही है। ये सत्य है कि जो कामगार हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, वो बहुत मुसीबत में हैं। नौकरी कामकाज से बेदखल कर दिए गए हैं। खाने के लिए नहीं है, ठहरने के लिए नहीं है, जाने के लिए साधन है। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। कोरोना काल में सरकारी बदइंतजामी की वजह से बात हवाई चप्पल पहनने वालों से भी आगे जाकर नंगे पांव सड़कों पर चलने वाले मजबूर लोगों तक पहुंच गई है। जिनसे जनता को हमदर्दी की उम्मीद थी, वही दर्द के सबब बन रहे हैं। सरकार सबके लिए है, ये थोथा नारा नहीं बल्कि संकल्प होना चाहिए। इससे पहले राहुल गांधी मजदूरों का हाल जानने पहुंचे थे, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ड्रामा करार दिया था। वहीं प्रियंका गांधी ने यूपी में 1000 बस भेजने की बात कही थी, जिसे यूपी सरकार ने इजाजत नहीं दी और मजदूरों को वापस जाना पड़ा। लेकिन जिस राजस्थान सरकार ने यूपी बॉर्डर पर बसों का रेला लगा दिया था, वहां भी मजदूरों का हाल बेहाल है। आटा पानी नहीं है, 5 आदमी खाने वाला है तो कुछ नहीं है। जारी कर दिया और घर में कुछ है ही नहीं खाने पीने का और किराया भी चढ़ गया हमारा 3 महीना का और कुछ नहीं है। काम नहीं मिल रहा है। काम बिल्कुल नहीं मिल रहा है। कम मिल रहा है, कभी कभी मिल जाता है, कभी कभी नहीं मिलता है। सियासत चरम पर है। हर सरकार खुद को मजदूरों का शुभचिंतक बता रही है, लेकिन ना ही मजदूरों के हालात सुधर रहे हैं और ना ही सड़कों पर तपती धूप में घर की ओर चलने वालों की संख्या कम हो रही है। मजदूरों की ऐसी तस्वीरें सारे दावों की पोल खोल रही हैं। आज तक ब्यूरो। लॉकडाउन के बाद शहर में आई मुसीबत तो लाखों मजदूर अपने गृह राज्य जैसे तैसे वापस लौट आए। कोरोना के कहर से बचाने के लिए योगी सरकार ने सभी प्रवासी मजदूरों को 14 दिन क्वारंटीन सेंटर में रखने का हुक्म सुनाया। लेकिन यही क्वारंटीन सेंटर अब कोरोना के खिलाफ जंग में कमजोर कड़ी साबित हो रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में यूपी के गांव देहात में प्रवासी मजदूरों के लिए बनाए गए क्वारंटीन सेंटर कमजोर कड़ी साबित हो रहे हैं। यूपी के फतेहपुर के गांव देहात के इलाकों में बनाए गए क्वारंटीन सेंटरों में नियम कायदों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि सैदनापुर गांव के इस स्कूल में बने क्वारंटीन सेंटर में किस तरह से लोग मजमा लगाकर बैठे हैं।
ग्राम प्रधान की मेहरबानी से कुछ लोगों को तो पेड़ के नीचे ही क्वारंटीन कर दिया गया है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ट्यूबवेल में क्वारंटीन कर दिया गया है। प्रशासन और हेल्थ महकमे की तरफ से भी कोई इनकी सुध लेने नहीं आया। कहाँ पे? आम के नीचे। अच्छा, 6 लोग यहाँ पे। कहाँ पर? पंचायत घर में। कहाँ पे? जी पंचायत घर। अच्छा, पंचायत घर में। करीब 15-16 आदमी स्कूल में। अच्छा, पेड़ के नीचे रोका गया है क्या उनको? हाँ। तो क्या यहाँ पे कोई जांच करने या कोई हालचाल पूछने आपका आया अभी तक? नहीं, कोई नहीं आया। ग्राम प्रधान, सचिव या कोई अधिकारी? अच्छा, कहाँ से खाने पीने की व्यवस्था होती है? घर से। अच्छा, क्या लाइट वाइट की क्या व्यवस्था हुई है? कुछ नहीं, इधर से कटिया लगाया गया। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की हैं। कहीं प्रवासी मजदूर झुंड में घूम रहे हैं तो कहीं पेड़ों के नीचे डेरा डाले हुए हैं। स्कूल में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में भी बदहाली का आलम है। शौचालय में साफ सफाई की हालत ऐसी है कि इस्तेमाल करना मुश्किल है। आप लोगों को अंदर रूम दिया है? जी, रूम है। आपको मिला है सोने को? हाँ, सोने को मिला सर। तो फिर बाहर आ गए अभी? फिर बाहर आ गया। गाँव जाने के इंतजार में सर, चेकिंग हो गया तो क्वारंटीन हो गया, चेकअप तो गाँव जाने सर। उन्नाव के जीआईसी ग्राउंड में मजदूरों को घरों तक पहुंचाने के लिए बसों का इंतजाम किया गया है, लेकिन स्क्रीनिंग के लिए लोगों को चिलचिलाती धूप में घंटों लाइन में लगना पड़ता है। सरकार खाने पीने के इंतजाम का हालात ये हैं कि लंच पैकेट को किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। आखिर में सरकारी लंच पैकेट गाय का निवाला बन गया। चौसाले के तो बहुत मजदूर है साहब, यहाँ कोई सही नहीं, सब में पानी अपने आप गिर रहा है। तो अंदर नहीं है। हाँ, कोई सफाई भी नहीं है, बहुत गंदगी है, तो डर लगता है। जाहिर है कि इन क्वारंटीन सेंटर में फौरन ध्यान नहीं दिया गया तो लॉकडाउन में किए गए तमाम उपाय बेकार साबित हो सकते हैं और यूपी में कोरोना विस्फोट को रोकना मुश्किल होगा। बांदा से अजय सिंह और उन्नाव से विशाल चौहान के साथ नितेश श्रीवास्तव, फतेहपुर, आज तक। कोरोना पर राजनीति लगातार जारी है, लेकिन कोरोना का मामला थमने का, घटने का नाम नहीं ले रहा है। भारत में आज तक कुल केस 1,31,868 हो गए हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली और राजस्थान में कोरोना के मामले टॉप पर बने हुए हैं। महाराष्ट्र में कुल मामले, जैसा कि आंकड़ों में आप देख रहे हैं, 47,190, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की ओर से जो ताजा आंकड़ा जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि 50,000 को क्रॉस कर चुका है ये मामला। तमिलनाडु में 15,512 मामले, गुजरात में 13,664 मामले, दिल्ली में 12,910 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जबकि राजस्थान में 6,742 मामले सामने आ चुके हैं। हर बदलते सेकंड के साथ कोरोना के मामले बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, जो अपने आप में चिंता का सबब इन राज्य सरकारों के लिए और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र सरकार के लिए बना हुआ है। उधर भारत में आज से ठीक 2 महीने पहले लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। सरकार का दावा है कि लॉकडाउन ने हालात को बहुत हद तक संभाला है। हालांकि बुरी तरह से प्रभावित देशों में भारत, ब्राजील और रूस के साथ खड़ा दिख रहा है, जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। वहीं मई में कोरोना केस की रोजाना बढ़ोतरी का औसत भी काफी ज्यादा है। मई में भारत में कोरोना 6.06% की रफ्तार से बढ़ा है, ये उसकी औसत है। ब्राजील में कोरोना की बढ़ोतरी का औसत 6.20%, जबकि रूस में 5.62% है। मई में ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ईरान, स्पेन, इटली और तुर्की जैसे देशों में बढ़ोतरी का औसत बेहद कम है। यानी इन देशों ने कोरोना का अपना सबसे बुरा दौर देख लिया है, जबकि भारत के सामने अभी और स्थिति बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। तो कुल मिलाकर कोरोना के बढ़ते आंकड़े न सिर्फ इन तमाम देशों के लिए बल्कि हिंदुस्तान के लिए भी चिंता का सबब इस वक्त बने हुए हैं। और अब खबरदार में भारत में चीन के घुसपैठ का सबूत देते हैं आपको। बीते दिनों चीन ने लद्दाख में 4 बार घुसपैठ की। भारत की सीमा में घुसपैठ से चीन का लगातार इनकार रहा है, लेकिन आज उसकी हरकतों की पोल पट्टी खोलने वाला सैटेलाइट सबूत हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। कोरोना के संकट काल में चीन पूरी दुनिया में घिरा हुआ है, बावजूद इसके उसकी विस्तारवादी नीतियां नहीं बदल रही हैं। वैसे जहां आज हम सैटेलाइट सबूतों से चीन की चाल दिखाने जा रहे हैं, वहीं ये तस्वीरें भारत के इस रिस्पॉन्स को भी सामने रख रही हैं कि अब चीन की दादागिरी का जवाब देने के लिए सेना पूरी तरह से तैयार है। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। लद्दाख के गलवान घाटी की ये वो तस्वीरें हैं जो चीन का झूठ पकड़ रही हैं। इन तस्वीरों से साफ हो रहा है कि चीन ने कैसे भारत में घुसपैठ की तैयारी की। चीन के स्थायी टेंट, बड़े बड़े ट्रक और मशीनरियां,
ये सबूत है कि सरहद पर कोई छोटी मोटी झड़प नहीं हुई। चीन की नीयत में खोट है। प्लानिंग के साथ भारतीय इलाके में घुसपैठ की गई। 20 दिनों तक चीनी सैनिकों ने लद्दाख के गलवान घाटी और पेंगोंग झील के इलाके में माहौल को तनावपूर्ण बनाया। कम से कम 4 बार उकसावे की हरकत चीन की ओर से हुई। सैटेलाइट तस्वीरों के विशेषज्ञ तस्वीरों को देखकर कह रहे हैं कि चीन इलाके में खुद का दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। देशों के बीच में बॉर्डर व्यवस्था में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं और भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर की पुरानी समस्याएं हैं वो चूंकि अभी तक सुलझाई नहीं गई हैं, ये धीरे धीरे जरूर उठ के आएगी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम उनकी बंधन भपकी से जड़ जाएं और ये समझने लगें कि चीन हमारे लिए कोई बड़ी अड़चन ला रहा है। चाइनीज की ये चाल जो है ये एक बहुत ही एग्रेसिव पोस्चर है और चालाकी का उन्होंने मूवमेंट किया है और नॉर्मल इंकर्शन के मुकाबले उन्होंने इस बार गलवान वैली, दौलत बेग ओल्डी के ऑपोजिट और पेंगोंगसो लेक के स्ट्रेटेजिक फिंगर एरियाज में अपनी डिगिंग और अपनी बंकर कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी शुरू करी हुई है और बैक ऑफ करने से नहीं मान रहे। सैटेलाइट तस्वीरों में चीन की चाल दिखी है तो घुसपैठ का मुकाबला करने का भारत का संकल्प भी दिखा। भारत की सेना ने इलाके में अपने सैनिकों की तादाद बढ़ाई है। थोड़ा सा चाइना को लगता है कि शायद कुछ हरकतें उनके लाइन ऑफ परसेप्शन की साइड पे हो गई हैं, तो उसकी वजह से ये इश्यू थोड़ा सा बढ़ गया है और थोड़े तनाव बढ़ने के कारण दोनों साइड से थोड़ी डिप्लॉयमेंट ज्यादा हो गई है। मुझे नहीं लगता कि ये इसमें कुछ ज्यादा फिक्र की बात है। ये थोड़े दिन रहेगा, उसके बाद जो लीडरशिप है लोकल लेवल पे या हायर लेवल पे या डीजीएमओ लेवल पे बातचीत करके ये विड्रॉ हो जाएगा। ये सैटेलाइट तस्वीरें जमीनी हालात को बता रही हैं, तो साथ ही ये समझा रही हैं कि कोरोना की वजह से कूटनीतिक मार झेल रहा चीन अब ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की घुसपैठ को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। इस बीच भारतीय सेना ने उन अफवाहों का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा था कि चीन ने भारत के सैनिकों को बंधक बना लिया है। गलवान नाला क्षेत्र में चीन और भारत की सेनाओं के बीच में विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। चीनी सेना की कोशिश है कि डोकलाम की तर्ज पर इस विवाद को लंबा खींचा जाए। इस बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने जमीनी हालात का जायजा लिया है। चीनी सेना कई मोर्चों से भारत पर दबाव बना रही है, लेकिन भारतीय सेना की तैयारी भी पूरी तरह से मुकम्मल है। कोशिश की जा रही है कि मसले का जल्द हल निकले। मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक। तो देखा आपने सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए चीन का झूठ कैसे पकड़ में आ गया है। आगे बढ़ते हुए रुख अब महाराष्ट्र की एक बड़ी खबर का करेंगे। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक साधु की हत्या से हड़कंप मच गया। बीजेपी और हिंदूवादी दलों ने महाराष्ट्र सरकार को निशाने पर लिया, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने भी हत्या में साजिश का एंगल तलाश लिया। यानी साधु की हत्या पर जोरदार सियासत शुरू हो गई है। हत्या को पालघर मसले से भी जोड़कर देखा जाने लगा है, मगर पुलिस ने हत्या की जो थ्योरी सामने रखी वो सियासी जमात को चुप कराने वाली है। देखिए, नांदेड़ के 200 साल पुराने निर्वाणी मठ में शनिवार की रात खूनी खेल खेला गया। मठ के साधु रुद्र पशुपति महाराज की मठ के अंदर ही गला दबाकर हत्या कर दी गई। आज के दिन एक सुबह नागठौने गांव के निर्वाणजी मठ, जहां साधु शिवाचार्य रुद्र पशुपति का मठ है, वहां उनकी हत्या हुई थी। पुलिस की माने तो पहली नजर में ये मामला लूट और हत्या का है, क्योंकि पुलिस की थ्योरी कहती है कि लूट के इरादे से आरोपी आश्रम में घुसा और उसने साधु की गला दबाकर हत्या की और उनका सामान लेकर भागने की कोशिश की। उस गांव का ही अक्यूज साईनाथ लंगोटे, इन्होंने पहले उनके फ्रेंड भगवान शिंदे की हत्या की थी और वो उनको एक करके वो साधु के मठ में उन्होंने प्रवेश किया। साधु को उन्होंने उनके शरीर पे मिर्च फूट डाली, वहाँ कुछ झटापट हुई है और साधु को उन्होंने गला दबा के मारा और साधु के जो चीज़ वस्तु यानी लैपटॉप, बाकी के चीज़ वस्तु और पैसे वो डिक्के साधु के गाड़ी में डाल के और साधु को भी मृतदेह गाड़ी में डाल के वो वहाँ से भाग रहा था। पुलिस की माने तो आरोपी की गाड़ी गेट पर ही फंस गई।
तब तक आश्रम के सेवादार जाग गए और वो आरोपी के पास पहुंच गए, लेकिन मौका पाकर आरोपी यहां से भाग निकला। गाड़ी मठ के गेट पे अटक गई, यानी मुझको धक्का लगा और साधु के सेवेकरी नीचे आ गए। जब सेवेकरी को पता चला कि वो साधु को लेकर वो तो पता नहीं था, लेकिन ऐसे चल रहा था कि गाड़ी चुरा रहा है, तो उसको तहकीकात कर रहे थे कि गाड़ी लेकर तू क्यों भाग रहा है, साधु की गाड़ी क्यों चुरा रहा है। तो उसको थोड़ा टाइम मिला, वो गाड़ी के नीचे आ गया और लोग इधर उधर उनसे बोलते लगे, तो वो वहाँ से वो भाग गया। अब तक आश्रम के सेवादारों को मालूम नहीं था कि साधु की हत्या हो चुकी है, लेकिन जब उन्होंने गाड़ी का शीशा तोड़ा तो उन्हें आश्रम का पैसा, साधु का लैपटॉप और साधु का शव मिला। तो फिर गाड़ी की कांच फोड़ के उन्होंने अंदर देखा, तो अंदर साधु और उनके पूरे पैसा, लैपटॉप, बाकी सामान था और वो वहाँ से दूसरे एक जगह से मोटरसाइकिल चुरा के भाग गया। साधु की हत्या से पुलिस के हाथ पांव फूल गए थे। पुलिस वालों ने गांव वालों के बताए अनुसार तहकीकात शुरू की और जल्द ही आरोपी पकड़ लिया गया। अभी हमको खबर मिला है कि उनको भी हमारे पुलिस ने ताबे में लिया है। अब हम उसके पूरा उनके गुनाह दाखिल हुए और हम उनके ऊपर। पुलिस की माने तो आरोपी ने लूटपाट के इरादे से ही साधु की हत्या की। वो साधु का भक्त था, मारने का उनका इंटेंशन तो दूसरा कोई नहीं, सिर्फ उनका पैसा लुटाना ये था, ऐसा दिख रहा है। तो सवाल यह है कि जब आरोपी ने साधु की हत्या लूटपाट के लिए की, तो फिर आरोपी के साथी को किसने मारा? अगर ये जो दूसरा भगवान शिंदे करके जो मयत था, उनको जो मारा है, तो वो उनके सुबह से, यानी पहले दिन से सुबह से साथ है। लगता है कि वो साधु के मठ में वो दोनों भी गए होंगे। जब उन्होंने, जो मुख्य आरोपी है साईनाथ शिंदे ने, अगर उनको बोला होगा कि तुम भी चलो, तो उन्होंने, हो सकता है कि साधु को लूटना बुरी बात है, इसलिए उन्होंने साथ नहीं दिया होगा और उनका भंडा फूट जाएगा, इसीलिए उन्होंने अकेले जाके इसको मार डाला और फिर साधु को मारा। पुलिस की माने तो आरोपी पहले से ही आपराधिक किस्म का रहा है। ये 10 साल पहले उन्होंने उनके पिताजी के साथ एक गुनाह किया है, उसने एक का मर्डर किया था। अभी भी उनके ऊपर एक 15-20 दिन पहले भी एक गुनाह यहाँ दाखिल है, लड़की की छेड़छाड़ की वजह का। ये उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं। तो पुलिस के मुताबिक ये ओपन एंड शट केस है, जिसमें लूटपाट के इरादे से एक शख्स ने साधु की हत्या की। मगर पालघर के बाद नांदेड़ में साधु की हत्या हुई तो सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। शुरुआत की बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट किया, महाराष्ट्र के नांदेड़ में 2 साधुओं की गला रेतकर निर्मम हत्या। गत 1 महीने के अंतराल में ये दूसरी बार साधुओं की हत्या हो चुकी है। पहली हत्या को सरकार ने अफवाह कह के करार दे दिया। समूचे देश के और संतों की मांग थी सीबीआई को सरकार जांच सौंपे, पर महाराष्ट्र सरकार ने अब तक नहीं किया। अब 1 महीने में दूसरे साधु की हत्या होती है। ये हो क्या रहा है महाराष्ट्र में? उधर अपनी ही पार्टी से खफा माने जा रहे कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने तो साधु की हत्या को लेकर सीधे साजिश का आरोप लगा दिया। देश में साधु सन्यासियों की निर्मम हत्या का खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। ताजा घटना है नांदेड़ की। एक लिंगायत साधु की हत्या कर दी गई। गहराई में जाना जरूरी है। सुनियोजित षड्यंत्र के तहत तो हत्याएं नहीं हो रही हैं। सियासत रफ्तार पकड़ रही है। नांदेड़ में हुई हत्या को पालघर से जोड़कर महाराष्ट्र में ऐसी हत्याओं के सिलसिले पर सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये आरोपी बताएगा। कुंवरचंद मंडले, नांदेड़, आज तक। उधर दिल्ली एनसीआर समेत भारत के ज्यादातर इलाकों में मई के महीने के आखिर में भीषण गर्मी पड़ रही है। दिल्ली में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है और कहा है कि देश के तमाम हिस्सों को अभी उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मई के आखिरी हफ्ते में प्रचंड गर्मी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। सुबह से ही गर्मी का एहसास दोपहर तक तपती आग, उगलती लू की लपटों में तब्दील हो रहा है। लॉकडाउन की वजह से पहले ही सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, लेकिन गर्मी जिस कदर बढ़ी है उससे सड़कों पर चहल पहल और भी कम हो गई है। गर्मी से देश की राजधानी दिल्ली धधकने लगी है।
45 डिग्री पारा पहुंच चुका है। कल सीजन का हाईएस्ट टेम्परेचर बना रहा शनिवार को। आज मौसम विभाग की माने तो आज नारंगी चेतावनी इशू की गई है और आने वाले 2 दिन के लिए रेड अलर्ट, जो कि सबसे सीवियर चेतावनी है राजधानी में, वो भारतीय मौसम विभाग के द्वारा जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर समेत देश के तमाम हिस्सों को अभी उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। दिल्ली में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। तो आप निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि 28 तारीख तक हीट वेव की कंडीशन दिल्ली एनसीआर तथा नॉर्थ वेस्ट इंडिया के तमाम इलाकों में बनी रहेगी। साथ ही साथ इसके चलते जो है जो अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है उससे 29 से लेकर के 1 तारीख के मध्य कुछ राहत रहेगी। गर्मी का विकट एहसास उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक पूरे देश को एक जैसा तपा रहा है। सूरज के तपने के साथ धरती के उबलने की ये शुरुआत भर है। आने वाले दिनों में गर्मी और विकराल रूप धारण करेगी। लिहाजा सुबह और शाम के सिवाय घर से निकलिए तो संभल कर निकलिए, सर ढक कर चलिए, साफ ठंडा पानी साथ रख कर चलिए, गला तर रखिए, तरोताजा रहिए और लू से बचिए, क्योंकि प्रचंड तापमान पर किसी का वश नहीं। दिल्ली से प्रशस्ति शांडिल्य और लखनऊ से नीलांशु के साथ रवीशपाल सिंह, भोपाल, आज तक। आपको कोरोना से भी बचना है और इस तपती गर्मी से भी। आगे बढ़ते हुए नेता सियासत कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तो वहीं अभिनेता मजदूरों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने मजदूरों की मदद के लिए बस सेवा की शुरुआत की है। सोनू ने ट्वीट कर कहा है कि अगर कोई अपने घर जाना चाहता है तो जानकारी दे, वो उसे घर भेजेंगे। इस दौरान मुंबई से कई बसें सोनू सूद की मदद से मजदूरों को लेकर रवाना हुई हैं। वहीं स्मृति ईरानी ने भी सूद के इस कदम की जमकर तारीफ की है। तो खबरदार में आज हमने आपको जानकारी दी कैसे कोरोना के आंकड़े 1,31,000 को पार कर चुका है। सबसे ज्यादा मामला महाराष्ट्र से, जहां पर 50,000 हो चुकी है संक्रमितों की तादाद। ऐसे में आप अपना बहुत ध्यान रखें, क्योंकि आगे आने वाला वक्त और ज्यादा चुनौतियां लेकर आ रहा है। इसी के साथ खबरदार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आगे जरूर देखिएगा लॉकडाउन के 60 दिन। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।